मैं रागिनी फिर से आपके बीच में एक वीडियो लेकर आई हूँ। हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे, जिसमें कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा कि अमेरिका की कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनके माध्यम से उसका वर्चस्व दिखाई देता है। वर्चस्व कितने प्रकार का है, तो सैन्य क्षमता के आधार पर वर्चस्व, आपका आर्थिक आधार पर वर्चस्व है ना, ढांचागत आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर वर्चस्व। ये सब हमने अभी पढ़ा कि कैसे कैसे उसका वर्चस्व किन किन क्षेत्रों में दृष्टिगत होता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि उसके वर्चस्व के लिए कौन कौन सी उसकी मार्ग में बाधा है। तो उसकी बाधाएं बाहरी नहीं है, आंतरिक ही हैं। तो वो कौन कौन सी हैं हम पढ़ेंगे अभी। सबसे पहला है उसकी राह में बाधा है संस्थागत व्यवस्था। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है कि अमेरिका की जो व्यवस्था है, संस्थागत जो ढांचा है, वो अपने आप में तीनों संस्थाएं अलग हैं। वहाँ की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग हैं। अर्थात तीनों का अपना अपना कार्य क्षेत्र है और एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो उसकी राह में बाधा भी है। सपोज दैट कभी कोई कानून उसको बनाना हो कि भाई यहाँ पर सैन्य युद्ध की कार्रवाई करनी है और हमको उसके लिए वो बनवानी है, कोई कानून पारित करवाना है व्यवस्थापिका में, तो वो अगर व्यवस्थापिका की उसकी इच्छा नहीं है तो वो नहीं करेगा, है ना। वो एक अपना उसका लेआउट होता है। तो इस तरह से उसकी संस्थागत व्यवस्था ऐसी है, ढांचागत व्यवस्था ऐसी है कि वही उसकी मार्ग में कहीं ना कहीं उसकी जो आगे बढ़ती हुई तीव्र जो सैनिक क्षमता है उस पर अंकुश लगाने का काम करती है। दूसरा जो है वो है अमेरिकी समाज। अमेरिकी समाज अपने आप में उन्मुक्त समाज है, स्वतंत्र समाज है, और वो इस तरह से नहीं है कि अंधभक्त होकर सरकार पर विश्वास करें। कहीं ना कहीं वो देखते हैं उनके अंदर जो वहाँ की व्यवस्था है, सरकार है, उसकी कार्यप्रणालियाँ या नीतियाँ हैं, उनके प्रति गहरा संदेह होता है। अगर उनको ऐसा लगता है कि सरकार कहीं पर ये जो हस्तक्षेप कर रही है किसी देश में, या कोई सैनिक कार्रवाई कर रही है और उससे देश को लाभ नहीं हो पा रहा है या उनके स्वयं के हित उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसका विरोध कर देते हैं, है ना, विरोध पर उतर आते हैं। तो सरकार जनता की अनदेखी नहीं कर पाती है और कहीं ना कहीं उसको अपने कदम वापस ले। तो कहते हैं कि अनवरत या असीम जो उसका वर्चस्व है सैन्य, उस पर कहीं ना कहीं ये अंकुश लगाने का काम करती है। अगला है नाटो। नाटो कैसे? क्योंकि नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसमें बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका के साथ सैन्य संधि में बंधे हुए हैं। किसी एक देश पर आक्रमण का अर्थ होता है पूरे नाटो के सदस्य देशों पर आक्रमण। अगर कोई एक सदस्य देश किसी देश में कोई सैनिक कार्रवाई कर रहा है तो उसका अर्थ होता है पूरे नाटो के सदस्यों के साथ मिलकर कार्रवाई करना। तो इस तरह से अगर किसी देश को लगता है या बहुत सारे देशों को लगता है कि अमेरिका अपने हित के लिए अनावश्यक यहाँ सैनिक कार्रवाई कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, तो फिर वो उससे सहमत नहीं होते और कहीं ना कहीं उसके इस वर्चस्व पर अंकुश लगाने में वो कारगर सिद्ध होते हैं। तो इस तरह से इन तीनों माध्यमों से अमेरिका के ऊपर जो उसका वर्चस्व है, जो उसकी विश्वव्यापी क्षमता है, सैन्य क्षमता है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाती हैं ये चीज़ें, जिससे कि उसकी जो प्रसार वाली नीति है वो उस पर अंकुश लगता है। अगला हम देखेंगे भारत के अमेरिका के साथ संबंध कैसे रहे, कैसे थे, कैसे हैं और कैसे रहेंगे। तो हमने प्रारंभ से ही पढ़ा है कि शीत युद्ध के दौर में जब भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ था वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुआ था और विश्व दो ध्रुवों में बढ़ गया था। नाटो और वार्सा पैक्ट के तहत गठबंधन हो चुके थे, लेकिन भारत ने अपने आप को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के थ्रू, गुटनिरपेक्षता की नीति के थ्रू अलग रखा। और भारत की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा अंग है गुटनिरपेक्षता या असंलग्नता या तटस्थता। तो इस तरह से भारत शुरू से ही अलग रहा है। चूँकि सोवियत संघ के साथ समय समय पर सोवियत संघ ने भारत की बहुत सहायता की थी, तो सोवियत संघ के साथ उसके गहरे जुड़ाव हो गए थे, जिसके कारण कहा जाता था कि भारत की जो विदेश नीति है वो अस्पष्ट है। क्योंकि एक तरफ तो कहता है कि हम किसी गुट में शामिल नहीं है, दूसरी तरफ 1971 में एक संधि हुई थी, उसकी बहुत आलोचना हुई थी। हालांकि वो संधि ऐसी नहीं थी कि वो किसी और देश के साथ संबंध बनाने से भारत को रोके, भारत ने अपने तर्क भी दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी भारत का जो झुकाव था वो सोवियत संघ की तरफ अधिक था और वो बहुत अच्छे सच्चे मित्र की तरह उसने हमारी सहायता भी की थी। तो इस तरह से पूरे शीत युद्ध के दौरान भारत का झुकाव जो है सोवियत संघ की तरफ रहा। लेकिन 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत मित्र विहीनता की स्थिति में आ गया था। भारत को लगा था कि अब दूर दूर तक उसका कोई मित्र नहीं है। ऐसी स्थिति में
उसके सामने विकल्प अब यही बच गया था कि वो अपनी नीति का पुनर्वलोकन करे और एक बार फिर विचार करे कि उसको अपने हित के लिए अब कहाँ से अपने संबंध बढ़ाने होंगे। दूसरा था उसी समय 90-91 में जो है वैश्वीकरण की अवधारणा आई थी, उदारवाद की और ग्लोबलाइजेशन की जो बयार बही थी विश्वग्राम के रूप में। तो ऐसे में भारत को भी सभी देशों की तरह अपने देश के दरवाजे खोलने पड़े और संपूर्ण विश्व के साथ उसको व्यापार करने के लिए जो है अपने दरवाजों को खुला रखना पड़ा और सबका स्वागत के लिए वो तैयार थे। तो इस तरह से बदली परिस्थितियों में धीरे धीरे अमेरिका के साथ उसके रिश्ते बनने शुरू हुए। और अमेरिका के संबंधों की जो बात अपन करें तो दो आधार हैं जिनके आधार पर भारत और अमेरिका के रिश्ते तय होते हैं। भले ही वो हमें पसंद ना करे और हम उसे पसंद ना करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे हित होते हैं जिसके कारण एक दूसरे के साथ संबंध मजबूत होते जाते हैं। तो पहला जो कारण मैं बताऊंगी आपको वो है प्रौद्योगिकी और दूसरा है अर्थव्यवस्था। प्रौद्योगिकी कैसे? चूँकि भारत को भी विकास करना था अपना और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है तकनीकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा आगे था, प्रौद्योगिकी उसकी बहुत उच्च स्तर की थी जिसके माध्यम से उसने विकास किया था, तो भारत को भी इसकी आवश्यकता थी। दूसरा, भारतीय जो इंजीनियर्स हैं जो सॉफ्टवेयर्स का निर्माण करते हैं, जो तकनीकी का बहुत अच्छी सबसे ज़्यादा निर्यात भारत की सॉफ्टवेयर का या प्रौद्योगिकी का जहाँ होता है वो 65% जो है सॉफ्टवेयर का निर्यात अमेरिका को जाता है। 65% सॉफ्टवेयर का निर्यात अमेरिका को जाता है। तो अमेरिका भारत की किसी भी स्थिति में अनदेखी नहीं कर सकता है उसकी। अब ऐसी परिस्थितियां ऐसी हैं कि भारतीय तकनीकी को, भारतीय वैज्ञानिकों को अनदेखा नहीं कर सकता। दूसरा, जो बोइंग कंपनी है वहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है जो हथियार वगैरह बनाती है, वो वहाँ पर 35% जो लोग काम कर रहे हैं वो भारतीय मूल के हैं। अगला जो देखेंगे 3 लाख भारतीय जो है वो सिलिकॉन वैली, जो वहाँ पर सॉफ्टवेयर का हब कहा जाता है, तकनीकी का प्रौद्योगिकी का जो हब है जो वो सिलिकॉन वैली में करीब 3 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। अगर भारत के और उसके रिश्ते खराब होते हैं और वो वापस आ जाते हैं या अमेरिका उन्हें किसी भी दशा में वापस भेज देता है तो उसकी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी कहीं ना कहीं। अगला हम देखें उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की जो 15 कंपनियां हैं उनकी शुरुआत भारतीय मूल के लोगों ने की। जो भारतीय मूल के लोग बसे हुए हैं वो 15 उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी कंपनियों की शुरुआत भारतीय मूल के लोगों ने की थी। तो हम देखें तकनीकी की दृष्टि से, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से भारत का योगदान उसके लिए बहुत ज़्यादा है। आज वो इतने विश्व में आगे बढ़ रहा है या अपनी तकनीकी में इतना आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो तकनीशियन हैं, वो उनका बहुत बड़ा योगदान उसको आगे उठाने में है। तो इस तरह से वो भारत के अनदेखी नहीं कर सकता है और उसको भारत के साथ संबंध मजबूत रखने ही होंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है अर्थव्यवस्था। हम सभी जानते हैं कि 90 के बाद जो खुलापन, उदारवाद, ग्लोबलाइजेशन हुआ और लगभग 2000 के बाद भारत ने तीव्र गति से आर्थिक विकास किया और आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत की अनदेखी कर सकता है, भारत को दरकिनार नहीं कर सकता। तो हमारी अर्थव्यवस्था भी आज एक कारण है अमेरिका के साथ संबंध बनाने के लिए। हम उस लेवल पर आकर खड़े हुए हैं कि उसके साथ आँख में आँख डाल के हम बात कर सकें और एक बराबरी का रिश्ता कायम कर सकें। तो हमारी अर्थव्यवस्था भी जो है भारत के साथ रिश्ते तय करती है। अब आगे हम चलेंगे भारतीय रिश्तों के ऊपर, भारत और अमेरिका के संबंधों के ऊपर 3 तरह की रणनीतियाँ काम कर रही हैं। 3 तरह की रणनीतियों में जो है ये 3 रणनीतियाँ काम कर रही हैं। पहली है आशंका वाली। इसका अर्थ क्या है? जो इस तरह के विचारक हैं वो ये सोचते हैं कि भारत का जो मेल मिलाप बढ़ रहा है, अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठता बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए ठीक नहीं है और भारत को अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपनी खुद की राष्ट्रीय शक्ति को वो डेवलप करें। एक विचारक ये मानते हैं। दूसरा है एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखते हैं इस मेल मिलाप को। वर्तमान में जो गहरे रिश्ते हुए हैं अमेरिका और भारत के, उसको वो एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में दूसरी विचारधारा वाले लोग मानते हैं। उनका कहना है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है और भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए कि अमेरिका के साथ उसके इतने अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि अमेरिकी वर्चस्व जो विश्व में है आज उसको कोई भी नकार नहीं सकता है और इसका लाभ हमें उठाना चाहिए। तीसरा जो है विचारधारा
कहती है कि भारत को एक विकासशील देशों का गठबंधन बनाना चाहिए अपनी अगुवाई में, और धीरे धीरे उसको शक्तिशाली बनाना चाहिए जो कि अमेरिकी वर्चस्व का मुकाबला कर पाएगा। तो ये 3 रणनीतियाँ उसमें काम कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, तो वर्तमान में अमेरिकी वर्चस्व को नकारा नहीं जा सकता है। आज कोई भी देश ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो उसका मुकाबला कर सके। भारत, रूस और चाइना 3 बड़े देश हैं जो मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन उनमें आपस में ही बहुत गहरे मतभेद हैं और कहीं ना कहीं इसका लाभ अमेरिका को मिलता है। अगला जो है कि भाई भारत को क्या करना चाहिए, तो जो मोटे तौर पर पूरा एक निष्कर्ष निकलता है कि भाई भारत को भी उसके वर्चस्व का लाभ उठाना चाहिए, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और अपनी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए क्या करना होगा, हमें व्यापार करना होगा। व्यापार के लिए हमें निवेश चाहिए, विदेशी निवेश चाहिए, जो कि बहुत अच्छा स्रोत अमेरिका है ना। प्रौद्योगिकी भी चाहिए तो उसके लिए भी अमेरिका है। तो इस तरह से एक कहावत चलती है कि जैसी वह बयार पीठ तैसी ही कीजिए। इसका अर्थ होता है कि जैसी परिस्थितियाँ हों हमको उनके अनुकूल अपने आप को ढाल लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, हमें परिस्थितियाँ एक तरफ धकेल देती हैं, हम उस धारा से कट जाते हैं। तो इसको कहते हैं बैंड वैगन थ्योरी। ये जो रणनीति है कि जैसी व्यवस्था चल रही है उसके साथ अपने आप को मिला लिया जाए या अवसरों का लाभ उठा लिया जाए, तो इस रणनीति को कहते हैं बैंड वैगन, है ना, बैंड वैगन बोलते हैं इसको। तो भारत को भी कुछ जो ज़्यादातर लोग हैं वो ये मानते हैं भारत को भी ये रणनीति अपनानी चाहिए और अमेरिकी वर्चस्व का लाभ उठाना चाहिए, अवसर का लाभ उठाना चाहिए। और वर्तमान में उसके जो रिलेशन अच्छे हो रहे हैं उसका भी हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अब बात ये आती है कि क्या अमेरिका का वर्चस्व जो है वो ऐसे ही चलेगा, है ना, अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती कैसे देंगे, क्या होगा, तो इसके बारे में भी अपनी अपनी अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारे देशों का एक गठबंधन बनाना चाहिए, फिर उसका मुकाबला करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनको, पर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो एक सरकार विहीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। उसमें कोई सरकार नहीं होती, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो होती है पर कोई सरकार नहीं होती। और उसके कानून जो है युद्ध को रोक तो सकते हैं, रोक तो लगाते हैं, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते युद्ध के खतरे को, और युद्ध को रोक नहीं सकते हैं। वो उसको अंकुश तो लगाते हैं उस पर कि युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध को रोक नहीं सकते। तो ऐसी अवस्था में कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के हवाले अपने देश की सुरक्षा को नहीं कर सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो अपन कानूनों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद, कुछ हद तक अंकुश रखते हैं, पर ये तय नहीं करते कि युद्ध जो है ये रुक ही जाएगा। हालांकि दबाव की राजनीति होती है और कहीं ना कहीं टाला भी जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि अंतर्राष्ट्रीय इन संस्थाओं की वजह से युद्ध नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं अब क्या किया जाए। तो कुछ लोगों का ये तर्क है कि कुछ संविधानेतर राज्येतर संस्थाएं आएँ और वो आगे बढ़ के, जैसे कि NGOs हैं, मीडिया है और कुछ सामाजिक आंदोलन है, कार्यकर्ता हैं, और कुछ उसमें वहाँ के अमेरिका के नागरिकों को भी शामिल करके एक गुट दल बनाना चाहिए और वो मिलके अमेरिकी वर्चस्व का सामना करें। तो ये भी दूर की कौड़ी है, अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। और कुछ जो तर्क देते हैं कि भाई रूस, चीन और भारत को मिलकर उसका सामना करना चाहिए। तो अभी तो उनके आपसी मतभेदों से अगर अपन बात करें भारत और चीन की, तो गहरे मतभेद हैं, दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। तो ऐसे में मिलके अमेरिका के खिलाफ जो खड़े होना तो बहुत दूर की बात है। और उसके लिए फिर क्या किया जाए, तो ये एक तरीका यह होता है कि अपने आप को ऐसे बड़े देश की नज़र में आने से छुपा लिया जाए। तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि जो अभी वर्तमान में ये लोग कर रहे हैं कि रूस और चीन जो है, भारत वगैरह के, हम अमेरिका की आंखों की किरकिरी ना बने। पर कब तक संभव है, क्योंकि इतने बड़े देश, छोटे मोटे देश तो अपने आप को ढक सकते हैं, छुपा सकते हैं, पर इतने बड़े देश कहाँ तक अपने आप को छुपाएंगे, तो ये भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ये कोशिश करते हैं कि अमेरिका की आंखों की किरकिरी ना बने, उसकी नज़रों में ना आए, क्योंकि हमने जैसे कि देखा पहला खाड़ी युद्ध, दूसरा खाड़ी युद्ध, और जितने भी उसने हमले किए हैं, कि अगर अमेरिका को थोड़ा सा भी छेड़ दिया जाए, उसकी नज़रों में चढ़ जाए, तो फिर वो छोड़ता नहीं। ये हम सब जानते हैं अमेरिकी वर्चस्व के बारे में। तो लगभग आगे पढ़ेंगे कुछ और जो कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो इसमें जो है उसको रोक नहीं सकती हैं, सिर्फ अंकुश लगा सकती हैं। तो आगे हमने ये पढ़ा, इसके साथ ही हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। और
कल जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसी के साथ ये समाप्त होता है। अपनी पढ़ाई करते रहिए और ध्यान रहिए, सावधानी रखिए। बिल्कुल भी सावधानी जो है अपन उसको लापरवाही नहीं बरत सकते। वर्तमान में इतने केस बढ़ रहे हैं कोरोना के, और आप जैसे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, आप स्वयं सावधानी बरतें और अपने परिवार को भी शिक्षित करें। धन्यवाद, नमस्कार।